हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम लोग सीखेंगे लोकोक्तियाँ यानी कि कहावतें। इन कहावतों का अर्थ भी सीखेंगे और इनको वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल के नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकोक्तियाँ यानी कि कहावतें क्या होती है। तो देखिए, लोकोक्ति के पीछे कई कहानी या घटना होती है। उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तब लोकोक्ति हो जाती है। कुछ लोकोक्तियाँ के प्रयोग आगे दिया जा रहा है। लोकोक्ति क्या होती है स्टूडेंट्स? तो लोकोक्ति जो होती है वो कोई भी लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी होती है या कोई भी घटना होती है और उससे निकली जो बात होती है वो बाद में जब लोगों के जुबान पर चलने लगती है तब उसको क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कुछ लोकोक्ति का अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग। पहला लोकोक्ति है हमारा अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अंधों में काना राजा कहने का अर्थ ये हुआ कि मान के चलिए कि बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं और उसमें से कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो उसको लोग क्या कहते हैं? अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसको देखिए वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे। मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा। दूसरा लोकोक्ति है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का अर्थ होता है अकेला आदमी लाचार होता है। अकेला आदमी क्या होता है? लाचार होता है। इसको देखिए वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे। माना कि तुम बलवान ही नहीं बहादुर भी हो पर अकेले डकैतों का सामना नहीं कर सकते। तुमने सुना ही होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तीसरा लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए कहने का मतलब है डिंग हाँकना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है डिंग हाँकना। वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, इसके 2-4 लेख क्या छप गए कि वह अपने को साहित्य सिरमौर समझने लगा है। ठीक ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। अगला लोकोक्ति है आंख का अंधा नाम नयन सूख। आंख का अंधा नाम नयन सूख। इसका अर्थ हुआ गुण के विरुद्ध नाम होना। वाक्यों में प्रयोग करना सीखिए। एक मियाँ जी का नाम था शेरमार खां। क्या नाम था? शेरमार खां। वे अपने दोस्तों से गप मार रहे थे, इतने में घर के भीतर बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती हुई लड़ पड़ी। सुनते ही शेरमार खां थर थर कांपने लगे। यह देखकर दोस्त ठठाकर हंस पड़ा और बोला कि वाह जी शेरमार खां, आपके लिए तो यह कहावत बहुत ठीक है कि आंख का अंधा नाम नयन सूख। यानी कि आंख का अंधा नाम नयन सूख का मतलब हुआ गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी कि उस व्यक्ति के पास वह गुण नहीं होना लेकिन वह नाम होना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे थे कि एक व्यक्ति था जिसको लोग शेरमार खां कहा करते थे। शेरमार खां कहने का मतलब हुआ कि शेरों को मारने वाला। और जब वो दोस्तों के बीच बैठा हुआ था तब क्या था, वहाँ पर 2 बिल्लियाँ जो थी वो म्याऊं म्याऊं करती हुई लड़ पड़ी। तब वो शेरमार खां जो था वो डर से थर थर कांपने लगा। तब उसके दोस्त जो थे वो ठहाका मारकर हंस पड़े और क्या बोले कि वाह जी शेर खां, आपके लिए यह कहावत क्या है, बहुत ही सही बैठता है। कौन सा कहावत? तो आंख का अंधा नाम नयन सूख। आगे लोकोक्ति है आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंख के अंधे गांठ के पूरे का अर्थ होता है मूर्ख धनवान। मूर्ख धनवान, इसको वाक्यों में प्रयोग करना सीखिए। वकीलों की आमदनी के क्या कहने, उन्हें आंख के अंधे गांठ के पूरे रोज ही मिल जाते हैं। अगला लोकोक्ति है
आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। इसका अर्थ हुआ नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे देखिए। किसी के घर चोरी हुई, चोर नकद और जेवर कुल उठा ले गए। बर्तनों पर जब हाथ साफ करने लगे तब उनकी झंझनाहट सुनकर घर के लोग जाग उठे। देखा तो कीमती माल सब गायब। घर के मालिकों ने बर्तनों पर आंखें डालकर अफसोस करते हुए कहा कि खैर हुई जो ये बर्तन बच गए। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। यदि ये भी चल गए होते तो कल पत्तों पर ही खाना पड़ता। आग लगनते झोपड़ा जो निकले से लाभ कहने का अर्थ ये हुआ कि नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा वाक्य में प्रयोग कि एक घर था जहाँ पर चोरी हो गया था। जितने सारे भी जेवर आभूषण थे वे चोर जो थे वो चुरा करके ले गए। सिर्फ उनके घर क्या बचा, बर्तन बचा। तो इसके लिए ये जो आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ जो लोकोक्ति है इसके लिए बहुत फिट बैठता है। आगे है आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ हुआ किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। वाक्य में प्रयोग देखिए। अरे तुम चक्कर न मारोगे तो और कौन मारेगा। आगे न नाथ न पीछे पगहा, बस मौज किए जाओ। अगला लोकोक्ति देखिए। आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ हुआ अधिक लाभ। वाक्यों में प्रयोग देखिए। सब प्रकार की पुस्तकें साहित्य भवन से खरीदें और पास होने पर आधे दामों पर बेचें। आम के आम गुठलियों के दाम इसे कहते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम कहने का मतलब हुआ अधिक से अधिक लाभ होना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा वाक्य में कि सभी प्रकार की पुस्तकें को कहाँ पर खरीदना है, तो साहित्य भवन से खरीदना है। और जब आप उस पुस्तक को पढ़ करके पास हो जाएंगे तो फिर वो बुक जो है वो पुराना हो जाएगा और फिर उस पुराना बुक को साहित्य भवन में ही फिर बेच देना है। यानी कि आपका जो बुक होगा वो पढ़ने के बाद फिर से बिक जाएगा। तो इसी को कहा गया है आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट है ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। इसका अर्थ है काम करने पर उतारू होना। काम करने पर उतारू होना। जब मैंने देश सेवा का व्रत ले लिया तब जेल जाने से क्यों डरे। जब ओखली में सिर दिया तब मुसलों से क्या डर। अगला लोकोक्ति देखिए। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ है केवल बाह्य प्रदर्शन। जग्गू तेली शुद्ध सरसों तेल का विज्ञापन करता है लेकिन उसकी दुकान पर बिकता है रेपसीड मिला सरसों तेल। ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान का मतलब होता है केवल बाह्य प्रदर्शन, यानी कि सिर्फ बाहरी दिखावा। जग्गू तेली जो है वो क्या करता है, वो शुद्ध सरसों तेल का विज्ञापन करता है कि उसकी दुकान पर शुद्ध सरसों का तेल बिकता है, लेकिन क्या होता है कि उस तेल में वो रेपसीड मिलाकर बेचता है। इसी को कहा गया है, क्या कहा गया है, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज कहने का मतलब है एक काम से दूसरा काम हो जाना। दिल्ली जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। यानी कि एक पंथ दो काज कहने का अर्थ हुआ कि एक काम से दूसरा काम हो जाना। यहाँ पर हम लोग देखें कि दिल्ली जाने से एक पंथ दो काज होंगे। एक तो एक क्या करेंगे कि कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी कर लेंगे और साथ ही साथ दिल्ली में घूम भी लेंगे, यानी कि वहाँ के जो ऐतिहासिक इमारत हैं उसको भ्रमण भी करेंगे, उसको देख भी लेंगे। आगे है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ हुआ ऊंच और साधारण की तुलना कैसी। तुम सेठ करोड़ीमल के बेटे हो, मैं एक मजदूर का बेटा, तुम्हारा हमारा और मेरा मेल कैसा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का
अर्थ हुआ ऊंच और साधारण की तुलना कैसी, यानी कि बड़े लोग जो अमीर लोग हैं उसकी तुलना गरीब लोग से कैसा। यहाँ पर हम लोग देखें वाक्य में प्रयोग कि तुम तो सेठ करोड़ीमल के बेटे हो और मैं एक क्या हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। यानी कि तुम जो हो वो एक अमीर व्यक्ति हो और मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, तो तुम्हारा और हमारा मिलन यानी कि मेल कैसे हो सकता है। तो इसी को कहा गया है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ होता है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का मतलब हो गया जो हमारे घर के जो निकट का जो गुणी व्यक्ति है वो क्या होता है, कम सम्मान पाता है, लोग उसको कम सम्मान इज्जत करते हैं, और जो व्यक्ति दूर का होता है उसको लोग अधिक महत्व देते हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं दूर का ढोल सुहावन होता है। इसको हम लोग देखिए वाक्य में प्रयोग करेंगे। जग्गू को लोग जगुआ कहकर पुकारते थे। घर त्याग कर सिद्ध पुरुष की संगति में रहकर उसने सिद्धि प्राप्त कर ली और उसका नाम हो गया स्वामी जगदानंद। गांव लौटा तो किसी ने उसके गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक ही कहा गया है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अगला लोकोक्ति है चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा का अर्थ होता है अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग तले अंधेरा यानी कि अपनी बुराई नहीं दिखती। मेरे समधी सुरेश प्रसाद जी तो तिलक दहेज न लेने का उपदेश देते फिरते हैं, पर अपने बेटे के ब्याह में दहेज के लिए ठाने हुए हैं। उनके लिए यह कहावत लागू है कि चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा कहने का मतलब हो गया कि अपनी बुराई नहीं देखती। यहाँ पर देखिए वाक्य में प्रयोग किया गया है कि मेरे जो समधी हैं जिनका नाम है सुरेश प्रसाद जी, वो तिलक दहेज न लेने के क्या करते हैं, उपदेश देते फिरते हैं कि तिलक देना और तिलक लेना क्या है, पाप है। लेकिन जब सुरेश प्रसाद जी के बेटे का ब्याह हो रहा है, जब उसका शादी हो रहा है, तो वो दहेज लेने के लिए ठाने हुए हैं। इस पर क्या होता है, यह कहावत जो है वो अच्छी तरीके से लागू होता है कि चिराग तले अंधेरा, यानी कि अपनी बुराई जो है वो नहीं दिखती। अगला लोकोक्ति है जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ का अर्थ हुआ परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। वाक्य में प्रयोग करना सीखिए। एक लड़का जो बड़ा आलसी था, बार बार फेल करता था, और दूसरा जो परिश्रमी था, पहली बार परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। जब आलसी ने उससे पूछा कि भाई तुम कैसे एक ही बार में पास कर गए, तब उसने जवाब दिया कि जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, यानी कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नेक्स्ट लोकोक्ति है नाच न जाने आंगन टेढ़। नाच न जाने आंगन टेढ़ का अर्थ होता है काम न जानना और बहाना बनाना। सुधा ने गाने के लिए कहा तो उसने कहा साज ही ठीक नहीं गाऊं क्या। कहा है नाच न जाने आंगन टेढ़। नाच न जाने आंगन टेढ़ का अर्थ होता है काम न जानना और बहाना बनाना। यहाँ पर हम लोग देखें वाक्य में प्रयोग कि सुधा से गाने के लिए कहा गया तो उसने क्या बहाना बना दिया, साज ही ठीक नहीं तो क्या गाऊं मैं। यानी कि उसको गाने नहीं आता है तो वो क्या कर रही है, बहाना बना रही है। आगे है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी का अर्थ होता है न कारण होगा और न कार्य होगा। सेठ मनिकचंद के घर रोज लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इस झगड़े की जड़ में था एक नौकर, वही इधर की बात उधर किया करता था। यह बात सेठ को मालूम हो गई, उन्होंने उसे निकाल दिया। बहुतों ने उसकी ओर से सिफारिश की तो सेठ ने कहा नहीं, वह झगड़ा लगाता है। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का मतलब हो गया न तो कारण होगा और न ही कार्य होगा। यहाँ पर हम लोग देखें कि सेठ जो मनिकचंद था उसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, और इसका मुख्य कारण क्या था
कि उसके घर में एक क्या था, नौकर था। वो नौकर जो है वो इधर का बात उधर कर देता था और इससे उसके घर में लड़ाई हो जाती थी। तो सेठ को ये बात पता चल गया, तो सेठ ने उस नौकर को निकाल दिया। बहुत लोग ने उससे सिफारिश किया, तो वो सेठ ने जवाब दिया कि अब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह जो नौकर है वो रोज रोज इधर का बात उधर करके झगड़ा लगा देता है। तो इसीलिए कहा गया है, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। आगे है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। होनहार बिरवान के होत चिकने पात का अर्थ हुआ, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। वाक्यों में देखिए, वह लड़का जैसा सुंदर है वैसा ही सुशील और जैसा बुद्धिमान है वैसा ही चंचल। अभी 12 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, पर भाषा और गणित में उसकी अच्छी पैठ है। अभी देखने पर स्पष्ट मालूम होता है कि समय पर वह सुप्रसिद्ध विद्वान होगा। कहावत भी है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। होनहार बिरवान के होत चिकने पात कहने का अर्थ हुआ कि होनहार के लक्षण जो हैं वो पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है। हम लोग यहाँ पर देखें वाक्य में कि वह लड़का जो है वो जैसा वो सुंदर है वैसा ही वो सुशील है और जैसा वो बुद्धिमान है वैसा ही भी वो चंचल भी है। अभी उस लड़का का 12 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है और वो भाषा यानी कि हिंदी में, लिटरेचर में, साहित्य में और गणित में उसकी अच्छी पैठ है, यानी कि उसकी अच्छी पकड़ है। अभी देखने पर स्पष्ट मालूम होता है कि समय पर वह क्या होगा, सुप्रसिद्ध एक विद्वान होगा। और इस पर होनहार बिरवान के होत चिकने पात जो लोकोक्ति है वह इस पर फिट बैठता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लोकोक्ति अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।